हाय एवरीवन, अभी हम एसेट 200 पढ़ चुके हैं। अब हमारा नंबर है एसेट 210 पढ़ने का। स्टैंडर्ड में जाने से पहले ना एक कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ। वो कॉन्सेप्ट ही है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आगे जब हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे ना, तो आप ये बहुत बार पढ़ोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कुछ नहीं होता बेसिकली, क्या जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इंड एस फॉलो करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, तो मेरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या हो गया, बेसिकली इंड एस हो गया। अभी कंपनीज एक्ट में भी देखो रिक्वायरमेंट है कि हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, हमारे P&L का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, या हमें ये डिस्क्लोजर देने चाहिए। तो बेसिकली इंड एस प्लस हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं ना, ये कंबाइंड मिला के इनको बोल देते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अभी हम इंडिया में है तो ये फॉलो करते हैं। कोई अगर यूएस में होगा तो क्या करेगा, यूएस गैप फॉलो करेगा। तो उसके लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या हो गया, यूएस गैप हो गया। कोई अगर यूके में है तो यूके गैप फॉलो करेगा। गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ओके अभी कोई दूसरी कंट्री में होगा, जर्मनी होगा, तो जर्मनी में उनका अपना एक अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो हो गया। अभी देखो ये फ्रेमवर्क है ना, दो तरह के होते हैं। एक होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, एक होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क की खास बात क्या है ना, कि वो आपको थोड़ी सी आज़ादी देता है। आज़ादी ये देता है कि मान लो वो ये बोलता है कि इन एक्सट्रीम सिचुएशन, मान लो कि अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है कि आप अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमने बोला हुआ है वैसा फॉलो करोगे, तो जो प्रेजेंटेशन है ना वो करेक्ट नहीं आएगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डेविएट हो सकते हो और अपना जो मेथड है वो यूज़ कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि वो एक बेटर प्रेजेंटेशन दे रहा हो, राइट। उस केस में क्या करेंगे ना, वो ये डिस्क्लोज भी करेंगे कि हमने इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ये चीज़ फॉलो नहीं किया है और हमने इस तरीके से डिस्क्लोज किया बिकॉज वी फील कि ये बेटर डिस्क्लोजर या बेटर प्रेजेंटेशन देता है। मैंने रियल लाइफ में प्रैक्टिकली किसी क्लाइंट को ऐसा करते हुए देखा नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतने अच्छे बने हुए होते हैं ना कि वो 99.999% कंडीशन में सेट हो जाते हैं। अगर मैं थियोरेटिकली पब्लिक डोमेन में जब मैंने रिसर्च किया ना, तो मुझे एक बैंक का एग्जाम्पल मिला जिसने एक बार एक स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया और उसने बताया कि देखो मैंने ये स्टैंडर्ड क्यों फॉलो नहीं किया और मैंने क्या डिस्क्लोजर दिया है, मैंने क्या प्रेजेंटेशन यूज़ करी है। समझ में आता है। तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में ना वो आज़ादी दी होती है। अगर आप इंडेस देखोगे ना, इंडेस के अंदर भी ये एक लाइन दी होगी जहाँ पे वो ये बोलता है कि इन केस जहाँ पे अगर डेविएशन रिक्वायर्ड है तो आप डेविएट कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट शुड गिव अ बेटर प्रेजेंटेशन। ठीक है। अगला होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क मतलब एक लकीर के फ़कीर जैसी बात है कि हमने ये फॉर्मेट बना दिया ना बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो का, तो ऐसे दिखाने का है। हम बोल रहे हैं कि 1 2 3 4 5 ये डिस्क्लोजर देने हैं, तो ये डिस्क्लोजर देने हैं। एक्स्ट्रा देने की रिक्वायरमेंट नहीं और एक्स्ट्रा देना भी नहीं है। अभी इनका एग्जाम्पल कैसा होता है कि मान लो कोई ट्रस्ट है, किसी स्टेट में ट्रस्ट एक्ट है, उसने बोल दिया कि जो भी ट्रस्ट मेरे स्टेट में है ना, उनको इसी फॉर्मेट में बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो बनाना और यही डिस्क्लोजर देने हैं। तो बेसिकली क्या करना है, इसका फॉर्मेट वही रहेगा, हमें यहाँ सिर्फ नंबर अपडेट करने होते हैं, क्योंकि हम फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकते। कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, ये बोलता है कि जैसा मैं बोल रहा हूँ तुम वैसा ही दो। क्लियर है। एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, बट आगे जाके ये डिस्कशन में बहुत से काम आएगा। तो बेसिकली अब जब भी हम डिस्कशन करेंगे तो ये समझना कि ये जो लॉज एंड रेगुलेशन या जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ना उस कंट्री के, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है। क्लियर है। अभी आगे आते हैं एसेट 210 में। अभी तो हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि शादी के टाइम में क्या होता है कि प्रपोजल आते हैं कि भैया ये लड़का है या ये लड़की है। हम जो भी प्रपोजल आता है उसको एक्सेप्ट करके शादी कर लेते हैं क्या? वैसा नहीं होता ना, कि जो भी प्रपोजल आएगा आप उसको इवैल्यूएट करते हो, डिस्कशन करते हो, लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, जब फाइनल हो जाता है उसके बाद में अपन अपने यहाँ शादी होती है। ऑडिट भी देखो ना थोड़ा वैसा ही है कि कोई क्लाइंट अगर हमारे पास में आया कि मुझे ऑडिट करवाने का है, तो ऐसा नहीं है कि यार मेरे पास तो बिजनेस आया ना तो मैं ये क्लाइंट करूँगा ही करूँगा। हम क्लाइंट पे ऑडिट करने से पहले क्लाइंट एक्सेप्टेंस के बहुत सारे प्रोसीजर करते हैं। हम इवैल्यूएट करते हैं क्लाइंट को, हम टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं। अगर हमें जमता है कि ये क्लाइंट सही है तो ही हम ऑडिट करते हैं। तो हमारे ऊपर ऐसा कोई बर्डन नहीं है कि भैया कोई क्लाइंट आपके पास आ गया तो आपको उसकी ऑडिट करनी ही करनी है। इट डिपेंड्स ऑन अस। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ में मान लो क्या होता है कि या तो
क्लाइंट खुद आपके पास चल के आएगा या आप क्लाइंट के पास जाओगे कि भाई हम ऑडिटिंग की सर्विस देते हैं, आपको अपनी ऑडिट करवानी है क्या? तो जब क्लाइंट से डिस्कशन होता है ना, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हम इंडिपेंडेंट है क्या। अगर हम इंडिपेंडेंट ही नहीं है उस क्लाइंट से, मान लो कि मैं वहाँ शेयर्स होल्ड करता हूँ उस कंपनी के, या मैं कोई और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता अगर मुझे ऑडिटिंग सर्विसेज देनी है, तो अगर वो सब चीज़ें होती है, सबसे पहले वो इवैल्यूएशन होता है कि मान लो कि इंडिपेंडेंस क्लियरेंस हो गया। उसके बाद में हम मैनेजमेंट का बैकग्राउंड देखते हैं कि मैनेजमेंट का बैकग्राउंड कैसा है, इस क्लाइंट में रिस्क कितनी है। अगर बहुत ही ज़्यादा रिस्क क्लाइंट होगी तो हमें लगेगा कि नहीं, हमें इस मैनेजमेंट के साथ में काम नहीं करना है, तो हम बहुत बार मना कर देते हैं। तो ये मैनेजमेंट का इवैल्यूएशन होता है, कंपनी का बैकग्राउंड इवैल्यूएशन होता है। हम कंपनी के पिछले सालों के फाइनेंशियल्स उठाते हैं और देखते हैं, उनकी ऑडिट रिपोर्ट चेक करते हैं, देखते हैं कि कंपनी बराबर से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कंप्लाई करती है नहीं करती है, डिस्क्लोजर्स बराबर है कि नहीं। तो वो सब अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद में क्लाइंट से डिस्कशंस भी होते हैं बहुत बार अकाउंटिंग टॉपिक्स को लेके कि भाई आपके ये इंडस्ट्री के ये अकाउंटिंग इशू पे हमारा ये व्यू है। अगर मैनेजमेंट उस व्यू से अलाइंड होता है तो हम अग्री करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मैनेजमेंट बोलता है कि नहीं, हमारा अकाउंटिंग स्टैंड ये है, ऑडिटर बोलता है कि नहीं, मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेरा ये स्टैंड है, तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, फिर हम आपकी ऑडिट नहीं कर सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम अग्री नहीं करेंगे तो हम ऑडिट रिपोर्ट में क्या करेंगे, क्वालिफिकेशन डाल देंगे। तो वो सब डिस्कशंस होते हैं ना, बहुत पहले हो जाते हैं स्टार्टिंग में, तो हमें क्लाइंट की फर्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। पर स्टैंडर्ड बोलता है कि कुछ बेसिक्स बातें हैं, कुछ बेसिक सी बातें हैं जो मैनेजमेंट को अग्री करनी पड़ेगी, और हम इंश्योर करते हैं कि मैनेजमेंट ने वो चीज़ें पूरी करी ऑडिट स्टार्ट करने से पहले। अब मैं बताता हूँ, देखो वो बातें क्या हैं। एज पर एसेट 210, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट में बी डिफाइंड एज, कि एक ऑडिट की प्री कंडीशंस क्या होती है। पहला, यूज बाय मैनेजमेंट of an acceptable financial reporting framework in the preparation of financial statement। समझ में आ गया कि मैंने तुम्हें क्यों पढ़ाया कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि मैनेजमेंट को वो फ्रेमवर्क यूज़ करना है जो एक्सेप्टेबल हो। ऐसा नहीं हो कि यार आप अपने हिसाब से अपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हो। अगर हम इंडिया में हैं और हमारे पास अगर इंडिया से AS अप्लाई होता है तो हमें वो फ्रेमवर्क यूज़ करना है, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे ना वो ट्रू एंड फेयर बनेंगे। अगला है कि द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट and where appropriate those charged with governance to the premise on which an audit is conducted। premise का यहाँ पे बेसिक मतलब ये है कि हम ऑडिट स्टार्ट करेंगे, उसके पहले कुछ कंडीशंस हैं। वो क्या कंडीशंस हैं हम देखते हैं। देखो, अभी हम जब ऑडिट स्टार्ट करेंगे ना या एक्सेप्ट करेंगे, उसके पहले का ये प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले हम एज एन ऑडिटर देखेंगे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ना वो हमको एक्सेप्टेबल है कि नहीं। हमने बोला कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट ने यूज़ किया वो एक्सेप्टेबल है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे कि ठीक है आगे है। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रीमाइस की। प्रीमाइस बेसिकली वो कंडीशंस की जो हम ऑडिट स्टार्ट करें या एक्सेप्ट करें उससे पहले होनी चाहिए। तो पहली बात है कि मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगला है इंटरनल कंट्रोल्स, कि कंपनी में इंटरनल कंट्रोल्स लगाना, उनको मैनेज करना, ये सब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका वेरिफिकेशन करने की है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम आगे जाएंगे। अगला क्या है, एक्सेस। एक्सेस का मतलब ये है यहाँ पे कि जब हम ऑडिट करेंगे ना तो हमें ऑडिट के बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, ओके। तो मैनेजमेंट हमें ऑडिट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, जो भी एविडेंस चाहिए ना, वो सब प्रोवाइड करेगा। तो मैनेजमेंट बोलता है कि यस मैं प्रोवाइड करूँगा। तो उसका फिर लास्ट पॉइंट आता है अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम जब ऑडिट करते हैं ना तो हम मोस्टली फाइनेंस डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, बट फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी बहुत बार है ना ग्राउंड लेवल पे बिजनेस में क्या चल रहा है ना उसकी क्लैरिटी नहीं होती है, क्योंकि कंपनीज बहुत बड़ी होती है और उनके पास होते हैं सिर्फ फाइनेंशियल नंबर्स। तो हम बहुत बार बोलते हैं कि हमें प्रोजेक्ट टीम से बात करनी है, या हमें इस टेक्निकल टीम से बात करनी है, या हमें इस पर्सन से बात करनी है। तो मैनेजमेंट को क्या लगता है ना बहुत बार कि अगर ये उन लोगों से बात करेंगे तो वो जो एक्चुअल कंडीशन है ना वो बता देंगे। तो मैनेजमेंट बहुत बार मना कर देता है कि नहीं, हम उनसे बात नहीं करवाएंगे, आपको जो चाहिए हमको बताओ। तो हम उन केसेस में बोलते हैं कि ऑडिट एविडेंस से रिलेटेड, ऑडिट डिस्कशन से रिलेटेड अगर हमें किसी से बात करनी है तो मैनेजमेंट हमको अलाउ करेगा। तो नॉर्मल केसेस में मैनेजमेंट अलाउ कर देता है, ओके। अभी मैं तुम्हें यहाँ पे एग्जांपल दूँ कि एक कंपनी है धर्मा प्रोडक्शन।
धर्मा प्रोडक्शन कंपनी है करण जौहर की। अब मान लो तुम यहाँ पे ऑडिट में गए और तुम जाके बोल रहे हो कि मुझे करण जौहर से मिलना है, तो वो ऑब्वियसली तुमसे पूछेंगे ना करण जौहर से क्यों मिलना है, तुम्हारा इशू क्या है। तो तुम अपना इशू बताओगे और वो तुम्हें आंसर दे देंगे। फिर भी तुम बोलोगे कि नहीं मुझे तो करण जौहर से मिलना है। तो यार उन केसेस में देखो ना, ये सब फालतू बात है कि हम ऑडिट से रिलेटेड अगर जेन्युइन हमारा कुछ कंसर्न है जो वही एड्रेस कर सकते हैं तो हम ऐसे रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे बोलोगे ना कि मुझे उससे मिलना है, ऐसा मिलना है, विदाउट एनी रीज़न कि आपको पर्पज़ क्या है, तो यू विल हैव टू गिव दैट ओके मुझे ऑडिट में ये ऑब्जर्वेशन है, मुझे ये क्लैरिटी लेने के लिए मुझे उस पर्सन से मिलना है। देन आइडियली मैनेजमेंट शुड अलाउ यू। तो समझता है कि ये अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी से भी मिलने जाओगे, ऑडिट से रिलेटेड एक्सेस के लिए चाहिए। हाँ, तो ये हो गया हमारा प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट। अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती होगी ना तभी हम क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हैं, वरना हम क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करते। और ये हो गया हमारा प्रीमाइस टू ऑडिट। तो ये एसेट 210 का पार्ट है कि क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी तो बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं कि पहली बात हमने जो बोली थी वो है कि एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए, पहला। सेकंड है कि मैनेजमेंट जो प्रीमाइस है ना ऑडिट का उससे एग्री होना चाहिए। वो प्रीमाइस में बेसिकली क्या चीज़ थी कि मैनेजमेंट एक्नॉलेज करता है कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हमारा काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन करना है ही नहीं, हमारा काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वेरिफिकेशन करना। सेकंड है कि जो इंटरनल कंट्रोल्स होता है ना वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको सेटअप करना, उनको डिज़ाइन करना, उनको मैनेज करना, वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन कंट्रोल्स का वेरिफिकेशन करना। नेक्स्ट हो गया कि एक्सेस टू डेटा, कि हमें जो भी डेटा चाहिए ना ऑडिट एविडेंस के लिए, ऑडिट सपोर्टिंग के लिए, वो मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा। लास्ट पॉइंट हो गया अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, कि अगर ऑडिट से रिलेटेड अगर हमें किसी और टीम में किसी और पर्सन से डिस्कशन करना है तो मैनेजमेंट शुड अलाउ दैट एक्सेस।